आज भी अगर भारत में आप देखो, आज भी जितने लोगों पर कार्रवाइयां होती हैं वो लोग हैं जो किसी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। भाई मोदी जी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? ना मेरी जमीन कब्जा किया, ना मेरा मकान कब्जा किया, मेरा कुछ बिगाड़ा है नहीं। अगर मैं उनकी नीतियों से असहमत हूं तो मैं उन नीतियों का विरोध करूंगा। व्यक्तिगत हमला, राहुल गांधी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? और प्रजातंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। इस देश की जनता समझ ही नहीं पा रही, विपक्ष को दुश्मन मान रही। सरकार से ज्यादा महत्व होता है विपक्ष का। डेमोक्रेसी में जो सबसे प्यारी चीज है वो है विपक्ष, अपोजिशन। कोई किसी का दुश्मन है, लेकिन आप व्यक्तिगत हमला क्यों करोगे? आप सोनिया गांधी जी पर व्यक्तिगत हमला क्यों करोगे? ये बहुत गलत बात है। मतलब बहुत ही नीचता, किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया सकता। जय हिंद फ्रेंड्स। सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज, सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां, अगली हेडिंग। अब 1765 से बंगाल पर किसका शासन शुरू हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कंपनी का मेन काम क्या है? ट्रेडिंग। उसका मेन काम है ट्रेडिंग, लेकिन सौभाग्य से वो रूलर बन गई। सौभाग्य ही कहेंगे। भारत के लोगों की बेहोशी और कंपनी के लोगों की जागरूकता। मैं हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन करता हूं, जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हैं मेरे साथ, कि यार जागो यार, नहीं तो बहुत बुरा होने जा रहा है। जागो, मूर्छा तोड़ो। तो बस कंपनी ने कब्जा कर लिया था भारत पे। अब ये सौभाग्य से बन गई शासक। तो कंपनी का मेन काम है ट्रेडिंग। उसको क्या लेना देना है भारत के समाज से, संस्कृति से? कुछ लेना देना नहीं। तो 1765 से 1813 उसने एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। नॉन इंटरफियरेंस की पॉलिसी अपनाई 1765 से 1813, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। क्यों? जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, नो नेसेसिटी। भारत के माल को खरीदती थी, भारत के पैसे से पूरी दुनिया में बेचती थी, प्रॉफिट ब्रिटेन भिजवाती थी। और कंपनी से क्या मतलब है, उससे क्या लेना देना है? तो यहां 1765 से 1813 तक कोई नेसेसिटी नहीं, कोई जरूरत नहीं, इसलिए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। 1813 के बाद जरूरत पैदा हो गई। क्या जरूरत पैदा हो गई? 1813, एंड ऑफ ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था पूरब का, वो खत्म हो गया। अब भारत की बाजार सभी ब्रिटिश के लिए, सभी लोगों के लिए खुल गई। भारत की बाजार सभी लोगों के लिए खुल गई। अब 1970 में, समझना,
19th सेंचुरी इंडिया और 21st सेंचुरी इंडिया, दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, बस कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। 19th सेंचुरी इंडिया और 21st सेंचुरी इंडिया। 19th सेंचुरी यानी 1801 के बाद, और 21st सेंचुरी यानी 2001 के बाद। अब 19th सेंचुरी में इंडियन मार्केट इज ओपन्ड फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट। पूरी लाइन लिखना, भारत की बाजार ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए खुल गई। और 21st सेंचुरी की शुरुआत में फिर इंडिया की मार्केट वेस्ट के लिए खुल गई। खुल तो गई वो 1991 से ही। एलपीजी का दौर चल रहा है। अब यहां पर कौन आ रहा है भारत में? ली आ रहा है, पेपे, लकोस्टा। अब यहां कौन आ रहा है? मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज। अब यहां कौन आ रहा है? नाइक, एडिडास। अब यहां कौन आ रहा है? सोनी, सैमसंग। इसके लिए तो बाजार तैयार करनी पड़ेगी ना। अपने पिताजी लोगों से पूछो, ये सब ब्रांड हम जिस दौर में थे, 1980, 1970, बोला इस हमारे यहां तो होली दिवाली में यार सियाराम और रेमंड का कपड़ा सिला जाता था, वो भी होली दिवाली में। दुकान फिक्स थी, उसी दुकान पे जाते थे। टेलर फिक्स था हमारा गोंडा में, टेलर भी फिक्स था, दुकान भी फिक्स थी, वहीं जाते थे, सब कपड़ा लेते थे और टेलर के पास जाते थे और कहते थे चाचा होली से 2 दिन पहले दे देंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। शोरूम कल्चर कुछ था नहीं, मॉल कल्चर कुछ था नहीं, था ही नहीं। तो जो हाल भारत का हुआ 21 सेंचुरी में, वही हाल भारत का यहां हुआ। ब्रिटेन के उत्पाद, ब्रिटिश क्लोथ्स, ब्रिटिश फिनिश प्रोडक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब भारत में टाई बेचनी है, अब भारत में पैंट बेचना है, अब भारत में कैप बेचनी है, तो भारत को बदलना तो पड़ेगा ही। तो यहां पे क्या हुआ? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, भारत को मिस यूनिवर्स मिल गया। अब लोग लगे नाचने, भारत को मिस वर्ल्ड इसी दौर में मिला। सुषमा सेन जी, ऐश्वर्या राय जी हमारी
क्योंकि भारत के लोग अगर ये जीतेंगे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे बाहर के गुड्स का भारत में। तो यहां भी तो कोई ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। और कितनी बुरी तरह समाज और संस्कृति बदली यहां पे। अब देखो इस दौर में समाज और संस्कृति, अपने घर वालों से पूछो, समाज और संस्कृति ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया आवश्यकता की वजह से। ऐसे यहां भी समाज और संस्कृति ने जबरदस्त यू टर्न लिया। ऐसे अगर पढ़ोगे, ऐसे कंपैरेटिव, अरे तो भाई साहब, मैंने कहा ना अवध ओझा क्लासेस की एक सीरीज शुरू होने जा रही, क्लास नो कॉन्फिडेंस नो फीस, और अगले हफ्ते तक डिक्लेयर करेंगे उसकी पूरी पॉलिसी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। जो ऑफलाइन क्लास चलेगी वही ऑनलाइन क्लास चलेगी। अवध ओझा क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में, रीजनेबल प्राइस और एक हफ्ते का शो फ्री। और मेरी उसमें एक स्पेशल भूमिका, चाहे वो इकोनॉमी की क्लास चल रही हो, चाहे पॉलिटी की चल रही हो, सोशियोलॉजी सोसाइटी की चल रही हो, मेरी उसमें एक स्पेशल भूमिका, वो आपको एक हफ्ते में दिखाई पड़ेगी। और दावा है एकदम रीजनेबल प्राइस, आप कहीं भी बैठे हो, एकदम रीजनेबल। आप तो कहोगे साहब क्या क्या कोर्स लॉन्च कर दिए। एकदम रीजनेबल। खैर, अब ये जो दौर था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर, 19th सेंचुरी, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का दौर, 19th सेंचुरी, प्रभावित किससे, किसके इंपैक्ट में है 19th सेंचुरी, और किसका प्रभाव है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। अब ये जो उत्पाद पैदा हो रहे इंडस्ट्रीज में, इनके मालिक चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बिके। फिर इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, इनके प्रभाव में, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीथ। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज, फिर रैडिकल्स, ब्रिटिश रैडिकल्स, मैल्कम एंड मुनरो। फिर इंडियन रिफॉर्मर्स। 19th सेंचुरी इन सब के प्रभाव में रही। एक तो आवश्यकता पैदा हो गई और फिर प्रभाव। अब इन सबके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दो धाराएं बहुत स्ट्रांग हुई, एक रैशनलिज्म और दूसरा ह्यूमनिज्म। और इस रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म ने किसको प्रमोट किया, इंडिविजुअलिज्म को। लिबरलिज्म को, सोशलिज्म को। मतलब तुम पूरा पैराग्राफ पढ़े होगे,
तो तुमको समझ में आएगा कि यार ये सब कहना क्या चाह रहा है। अब एक तरफ तो नेसेसिटी पैदा हो गई, जो कि मैंने बताया 1813 के बाद भारत का बाजार ब्रिटिश उद्योगपतियों के लिए खुल गया। क्या हो भैया, आओ बेचो टेड बेकर का कैप, टेड बेकर की बेल्ट, टेड बेकर का कैप, सब बेचो। और दूसरी तरफ 19th सेंचुरी इज द सेंचुरी विच इज अंडर द इंपैक्ट ऑफ औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रभाव, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, वोल्टायर। I know whatever you are saying is wrong, but I will not oppose you because you have a right of expression. वोल्टायर कह रहा है, मुझे पता है तुम जो कह रहे हो वो गलत है, पर फिर भी मैं तुम्हारा अपोज नहीं करूंगा, विरोध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं तुम्हारे बोलने की आजादी का सम्मान करता हूं। लेकिन बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी पर व्यक्तिगत हमला करें और गाली दें। आज भी अगर भारत में आप देखो, आज भी जितने लोगों पर कार्रवाइयां होती हैं वो लोग हैं जो किसी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। भाई मोदी जी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? ना मेरी जमीन कब्जा किया, ना मेरा मकान कब्जा किया, मेरा कुछ बिगाड़ा है नहीं। अगर मैं उनकी नीतियों से असहमत हूं तो मैं उन नीतियों का विरोध करूंगा। व्यक्तिगत हमला, राहुल गांधी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? और प्रजातंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। इस देश की जनता समझ ही नहीं पा रही है, विपक्ष को दुश्मन मान रही है। इस देश की जनता समझ ही नहीं पा रही, कह रही विपक्ष मतलब दुश्मन। सरकार से ज्यादा महत्व होता है विपक्ष का। डेमोक्रेसी में जो सबसे प्यारी चीज है वो है विपक्ष, अपोजिशन। यहां कोई किसी का दुश्मन है, लेकिन आप व्यक्तिगत हमला क्यों करोगे? आप सोनिया गांधी जी पर व्यक्तिगत हमला क्यों करोगे? ये बहुत गलत बात है। मतलब बहुत ही नीचता, किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया जा सकता, कि यही नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उस दौर को, 19वीं शताब्दी का भारत किसके कब्जे में है? ब्रिटिश कब्जे में है, ब्रिटेन के कब्जे में है। और ब्रिटेन में कौन सी लहर चल रही है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की लहर चल रही है। अब वहां का जो उत्पादक तबका है, मैन्युफैक्चरिंग क्लास है, वो चाहेगा कि भैया भारत मेरा प्रोडक्ट जाए, बिके। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीथ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है, कह रहा है खत्म करो यार ये जिल्ले इलाही क्या होता है। फिर क्रिश्चियन मिशनरी चाह रही कि भारत में यार कन्वर्जन बढ़े। ये चाह रही भारत में कन्वर्जन बढ़े। इंडियन रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन रॉय चाह रहे हैं कि भारत अंधकार से बाहर निकले, उजाले में आए। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये चाह रहे हैं कि भारत, अब सबकी चाहत लिख लो तुम यहां पे। इनकी चाहत क्या है ये लिख लो, तब मजा आएगा। इनकी चाहत क्या है? माल बेचना, टू सेल देयर गुड्स। इनकी चाहत क्या है? चेंजेस। वोल्टायर कि बोलो यार नया दौर चल रहा है। इनकी चाहत क्या है? ह्यूमनिज्म, इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं, कोई सत्ता मानव से बढ़कर है ही नहीं। ह्यूमनिज्म, मानव, ह्यूमन बीइंग इज अबव एवरीथिंग। इनकी चाहत क्या है? कन्वर्जन। इनकी चाहत क्या है? डार्कनेस से बाहर निकलना। कौन है ये? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अंधेरे से बाहर निकालना। इंडियन रिफॉर्मर्स, भारतीय सुधारक, इनकी चाहत क्या है? भारत को सभ्य बनाना, सिविलाइज्ड, रेडिकल्स, मैल्कम और मुनरो जैसे लोग। मैल्कम और मुनरो, अब ये 6 लोगों की लहर बह रही है। अब इन 6 लोगों की लहर के साथ रैशनलिज्म की लहर बह रही, ह्यूमनिज्म की लहर बह रही,
और रैशनलिज्म कहता है, बड़ी प्यारी चीज है रैशनलिज्म, लेकिन उसका मिसयूज भी लोग बहुत करते हैं। रैशनलिज्म का मतलब यह है कि जब, जैसा मैंने अभी छठी मैया की बात की, छठ पर्व की बात की, बड़ा साइंटिफिक, सूर्य के महाविज्ञान पर आधारित है पर्व। मैंने जब पहली बार इस पर्व के बारे में पढ़ा, इतना साइंटिफिक पर्व है और भारतीय पर्व है ये किसी का नहीं है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि बुद्धिस्टों का है या हिंदुओं का है या मुसलमानों का है ना, ये भारत का। यार सूर्य के बल पर कौन नहीं जी रहा है? क्या भारत का मुसलमान कह सकता है कि मैं सूरज के बल पर नहीं जी रहा हूं? जी रहा है। मुसलमान मतलब जिसका फेथ मोहम्मद और अल्लाह में, बस। अगर वो फेथ सूर्य को थैंक यू कहने में टूटता है तो उसमें सूर्य की कमजोरी नहीं है, फेथ की कमजोरी है। भाई जिसको आप यूज कर रहे हो उसको शुक्रिया नहीं कहोगे? कह दो, क्या फर्क पड़ता है? तो रैशनलिज्म मतलब कि नोइंग द थिंग्स ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस, किसी भी चीज को वैज्ञानिक आधार पर समझना। और जिस दिन ये रैशनलिज्म आप सब जगह लगाना शुरू करते हो, एक नए दिमाग का जन्म होता है, एक थेथरोलॉजी भी होता है। एक बड़ा प्यारा टर्म है पूर्वांचल और बिहार का, थेथर, वहीं से पैदा होती थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी का अपना कॉन्सेप्ट है। अरे यार अनूप कुमार सिंह, थैंक यू यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम इकरा आईएएस में हमसे पढ़े हो, बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच बदल गई और तुम कल यूपीएससी निकाल लोगे, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। आईएएस बन जाना, देश और समाज की सेवा करना, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। अच्छा हाँ, एक बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। डेंगू का दौर चल रहा है और दिल्ली में अगर कोई लड़का है, ओआरएन में, मुखर्जी नगर में, और उसको फीवर, पहले तो डेंगू में 2-3 चीजों का ख्याल रखा जाता है। पहला ख्याल यह रखा जाता है कि अगर बुखार दूसरे दिन हाई फीवर कंटिन्यू करता है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए, तुरंत, विदाउट एनी प्रिकॉशन आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। डॉक्टर कंसल्ट करिए, चेकअप कराइए। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए। कुछ चीजों में बिल्कुल बिल्कुल किसको उसको बहुत सामान्य सी भाषा में कोताही कहते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। और अगर आपकी प्लेटलेट्स गिर रही हैं तो डॉक्टर की गाइडेंस, डॉक्टर की एडवाइस, प्लस साथ में जूस इनटेक जितना करेंगे, वाटर और जूस इनटेक, खासकर कोकोनट वाटर। एक होता है व्हीट ग्रास जूस, व्हीट ग्रास एलोवेरा मिलाकर, बहुत प्यारी चीज है, बहुत जबरदस्त काम करती है। व्हीट ग्रास जूस और एलोवेरा का मिक्सचर बहुत प्यारा काम करता है। क्योंकि आप सारे लोग यहाँ रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को पपीते का पत्ता उत्ता नहीं मिल पा सकता है, बकरी का दूध वगैरह नहीं मिल सकता, लेकिन व्हीट ग्रास और एलोवेरा बहुत शानदार काम करता है। अनार और ये कीवी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप में से किसी को जरूरत की आवश्यकता पड़ती है, आपका घर का कोई नहीं है, आपको कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, तो आप कृपया करके अवध ओझा क्लासेस से संपर्क करें। कृपया करके, आपके माँ बाप, आपके गार्जियन अवध ओझा क्लासेस में, अवध ओझा बैठे हुए हैं, आपके गार्जियन अवध ओझा आपके अवध ओझा क्लासेस में बैठे हुए हैं। आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे संपर्क करिए। आप अवध ओझा क्लासेस में तुरंत तत्काल प्रभाव से संपर्क करिए, आपकी तुरंत मदद की जाएगी। अगर ऐसा है, वैसे आप अगर आपस में ग्रुप बना लेते हैं, सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप सारे कोलीग्स हैं, मिल लें। लेकिन मान लो और किसी की प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन होती है, घबराने की कोई बात नहीं, किसी को टेंशन हो रही है, आप मुझे बताएं, मैं आकर आपसे मिलूंगा। कोई अपने आप को लोनली, कोई अपने आप को अकेला फील ना करे। किसी को कोई दिक्कत होती है आप मुझे बताएं, मैं आके आपसे मिलूंगा। सभी मैंने देखा कि लड़का को बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो गया, 40,000 प्लेटलेट आ गई तो बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो गया, बहुत ज्यादा उसको बेचैनी हो गई। तो ऐसी अगर कोई बात होती है तो आप मुझे बताएं, मैं तुरंत आकर आपसे मिलूंगा। तुरंत आप कहीं भी होंगे, मैं तुरंत आके आपसे मिलूंगा।
इस परिस्थिति में मैं आपके साथ हूं, मैं तुरंत आकर आपसे मिलूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 सितंबर 2015 मैं डेंगू से बाहर निकल कर आया हूं और 5000 प्लेटलेट चली गई थी, भगवत कृपा। कैलाश हॉस्पिटल में रूम नंबर 7 में एडमिट था, कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27, रूम नंबर 7, 2015, 5 सितंबर। तो घबराने उबराने कोई बात नहीं है। किसी को लगे बेचैनी हो रही है, अनरेस्ट पैदा हो गया, डर लग रहा है कि अरे भैया, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी को भी अनरेस्ट फील हो रहा है, बेचैनी हो रही है, दिक्कत हो रही, आप मुझे रात में 2 बजे कॉल करिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि मैं फला फला जगह एडमिट हूं और मुझे ऐसा ऐसा है। कोई ना कोई आपसे तुरंत जाकर मिलेगा, तुरंत, और मैं भी मिलूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मिसयूज मत करिएगा। आप लोगों की आदत है, कुछ लोगों की, बदतमीजी करने की, ये मत करिए, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल तुरंत फोन करके पता ही कर लूंगा कि कौन कहां वहां पे एडमिट है कि नहीं है, इतना तो भगवान की महिमा ही है। लेकिन ऐसी कोई बात है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो रैशनलिज्म, रैशनलिज्म कहता है नोइंग द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस, और ह्यूमनिज्म कहता है कि मानवता से ऊपर कुछ भी नहीं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में धर्म ने जो कह दिया बस वही फाइनल, कोई रैशनलिज्म नहीं। घूंघट करना है तो करना है, हालांकि किसी धर्म ने घूंघट करने को नहीं कहा। कल्चर जो होता है, कपड़ा जो होता है, वो ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। सऊदी अरेबिया का पुरुष भी बुर्का करेगा, स्त्री भी बुर्का पहनेगी, डेजर्ट है सरकार। कभी जाओ दुबई, मई जून के महीने में निकल नहीं पाओगे बाहर सड़क पे, इतनी गर्मी होती है। लेकिन कश्मीर में कहां बुर्का कोई पहनेगा यार, हिजाब पहनेगा, हिजाब पहनेगा, वो ठीक है, बुर्का कौन पहनेगा। राजस्थान में ये बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते राजस्थानी लोग, नहीं तो हीट स्ट्रोक से मर जाएंगे, और वहां भी औरतें घूंघट करती हैं, आवश्यकता है। कुछ चीजें क्लियर रखो जीवन में, कपड़ा और खाना ज्योग्राफी डिसाइड करेगी। इस रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म और इन सारी शक्तियों ने इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, कि लड़के को लड़के से शादी करनी है, हाँ बोले एकदम करो, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में फांसी दे देते। लिबरलिज्म, बोले साहब नंगे बीच पे, अरे बोले घूमो यार। सोशलिज्म, स्टेट के रिसोर्सेस पर लोगों का हक होगा, बोले एकदम होगा। इन सारी शक्तियों ने, ये पार्ट 1, ये सारी धाराएं पार्ट 2 और पार्ट 3, इन सारी शक्तियों ने 3 धाराओं को गतिमान किया। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजन, डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमनिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेस, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजन, रीजन का सिद्धांत, मानवतावाद का सिद्धांत और विकासवाद का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत प्रवाहित हुए। अब जब ये 3 सिद्धांत प्रवाहित हुए तो भारत इनसे अछूता नहीं रह सकता था। भारत इनसे अछूता नहीं रह सकता था। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल उठा कितना पड़ेगा। अब भारत के पास अगर अपनी सरकार होती 19th सेंचुरी में, सेंचुरी देखो तुम, 19th सेंचुरी, अगर भारत के पास अपनी सरकार होती तो इसका पूरा प्रभाव पड़ता।
लेकिन भारत तो गुलाम है। इंडिया इज स्लेव। 19th सेंचुरी, उसकी अपनी सरकार नहीं है, इंडियंस की सरकार नहीं है, भारत गुलाम है। भारत क्या है? गुलाम है। अक्सर लोग मां बाप की वैल्यू नहीं जानते। मैं तो कहूंगा आपको जब भी लगे कि आपके मां बाप आपके दुश्मन हैं, आप एक काम करिए, आप सारे लोग किसी अनाथालय घुमाइए। आप अपने मां बाप की पूजा करने लगेंगे, गारंटी। जिसमें से भी, जिसको भी अपने मां बाप दुश्मन नजर आते हो, आप सिर्फ एक काम करिए, किसी अनाथालय घुमाइए। और बच्चों से बात करिए और उनसे पूछिए कि तुमको क्या चाहिए, क्या मिल जाए तो तुम खुश हो जाओगे। तो कोई लड़का बोलेगा भैया अगर मुझे रबर मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। रबर? भैया मुझे एक शूज अगर मिल जाए। आई डोंट हैव शूज अंकल। और तुम्हें लगेगा भैया हमने तो 15 शूज एक साल में पाट डाले, हमारे अब्बा ने तो हमको कुछ नहीं कहा। जिसको भी एक बार कुछ जगह मैं बता देता हूं, आप वहां जाओ जरूर, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे आप अनाथालय, ऑर्फेनेज चले जाओ। अगर आपको अपने मां बाप से दिक्कत है, तो आपको लगता है वो आपके दुश्मन है, आप वहां चले जाओ। आपको लगता है कि यार मेहनत नहीं हो रही है, तो आप ट्रेन के जनरल कोच में एक दिन चले जाओ और 50 किलोमीटर में बैठ के यात्रा कर लो। इतनी मेहनत करोगे आप, इतनी मेहनत। अगर आप घुस गए, पहले तो आप तो घुस ही नहीं पाओगे, लेकिन बाई चांस आप घुस गए अगर, तो हो सकता है निकल ही ना पाओ। सरकारी हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड में आप चले जाओ। आप गए नहीं होगे ना, इसलिए आपको दुनिया बड़ी हरी हरी नजर आ रही होगी। पड़ा है आदमी, चिल्ला रहा है, कोई अटेंड करने वाला ही नहीं, चिल्ला चिल्ला के मर गए। जिसका भी मन उलझा हुआ है, बेचैन है, कुछ कर नहीं पा रहा है, आप एक ऑर्फनेज चले जाओ, घुमाओ। आप एक जनरल कोच, किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में बैठ जाओ, सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ। हो सकता है आप बेहोश हो जाओ। आप जब यहां दर्द देखोगे ना, आप में से बहुत लोगों ने दर्द देखा नहीं है। एक बार देख लोगे दोस्त, और इतना कूद कूद के, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के काम करोगे। तो भारत गुलाम है, गुलाम। अगर भारतीयों की सरकार होती, फिर तो ये सारी धारा अपनी गतिमान होती, आज हम कहीं और होते। आज हम कहीं और होते। भारत की सड़कों पे इतनी कारें दौड़ रही हैं और सब विदेशी, हुंडई, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वोक्सवैगन। भारत गुलाम है। तो जब भारत गुलाम है, तो नौकर के बेटे को इवनिंग स्कूल में भेजा जा सकता है, लेकिन नौकर के बेटे को आईएएस की तैयारी नहीं करवाई जा सकती,
क्योंकि अगर उसने आईएएस की तैयारी कर ली, आईएएस हो गया, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी साइकोलॉजिकल। नौकर के बेटे को इवनिंग स्कूल में भेजा जा सकता है, पर उसको आईएएस की तैयारी नहीं करवाई जा सकती। अब इन सारी धाराओं के साथ भारत में दो गुट पट गए। एक कंजर्वेटिव गुट हो गया, उसने कहा कि कोई ज्यादा हीरो मत बनना, कंजर्वेटिव गुट। इस गुट में दो लोग थे, वॉरेन हेस्टिंग और एडमंड बर्ग। इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा नेता मत बनना, भारतीय हैं बहुत होशियार, बहुत अच्छे शिष्य हैं, ये सब कुछ तुमसे सीख के तुम्हें उठा के फेंक देंगे। और एक दूसरा गुट था रेडिकल। एक दूसरा गुट था रेडिकल गुट था। इसने कहा कि नहीं, भारत में चेंजेस होने चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए, भारत में चेंजेस होने चाहिए। लेकिन ये जो रेडिकल गुट था मैल्कम और मुनरो का, इस गुट के नेता थे मैल्कम और मुनरो। मैल्कम और मुनरो, इन्होंने कहा चेंजेस होने चाहिए। इनसे पूछा गया कितना, बोले जितना हमको फायदा दे बस उतना। इन्होंने कहा चेंजेस होने चाहिए, तो पूछा है कितना, तो बोले जितना हमको फायदा मिले बस उतना। कितना, जितना हमको फायदा मिले बस उतना। जितना हमको फायदा मिले बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको लगा हमें यार हमारा फिनिश गुड्स बेचो वहां जाके बस। इंटेलेक्चुअल्स, क्रिश्चियन मिशनरीज, रेडिकल्स, इंडियन रिफॉर्मर्स, कंजर्वेटिव्स, तो कंजर्वेटिव्स ने तो कहा कि यार करो ही मत, क्यों करोगे मॉडर्नाइजेशन, नो नीड, मॉडर्नाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। मॉडर्नाइजेशन की बात उठी कि कितना मॉडर्नाइजेशन, तो कंजर्वेटिव ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मॉडर्नाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं। इंडस्ट्रीज ने कहा कि नहीं यार, लिमिटेड करो यार, इतना करो कि ये जीन्स टी शर्ट पहनना शुरू करे। इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि देख लो, अपना इंटरेस्ट बचा रहना चाहिए। क्रिश्चियन मिशनरीज ने कहा पैटर्नल रिफॉर्म्स, पैटर्नल मॉडर्नाइजेशन। छूट दो खेलने की, बाहर जाने की 2 घंटा, ये नहीं 24 घंटे गायब हैं। इंडियन रिफॉर्मर्स ये तो चाहते थे कि जितना हो जाए उतना अच्छा है। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब उनको छोड़कर कोई नहीं चाहता था कि सोसाइटी और कल्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होगा तो गुलामी नहीं रह जाएगी। अगर रेवोल्यूशनरी और इनके हाथ में कुछ था नहीं, जो चाहते थे क्रांतिकारी परिवर्तन हो उनके हाथ में कुछ था नहीं, जिनके हाथ में था वो चाहते नहीं थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन। यही वर्ड मैंने तुम्हें कल दिया था, कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन।
पार्शियल मॉडर्नाइजेशन और कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन। कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन बहुत कॉशियस होके, बहुत शांति से, और वो भी 1858 तक। अरे उसके बाद उन्होंने कहा पागल हो, इंडियंस प्रूव टू बी एप्ट पीपल्स। ये वर्ड यूज है एनसीईआरटी में, एप्ट। बड़े अच्छे शिष्य सिद्ध हुए भारतीय, बहुत अच्छे शिष्य सिद्ध हुए, जल्दी जल्दी सीख लिया, और सीखने के बाद इनकी हे विरोध में खड़े हो गए। जैसे अब ईसाई मिशनरीज बंगाल में घूमती थी। एक कहानी है कि एक फादर थे, तो बंगाल में बेचारे गांव गांव में जाते थे, तो उनके हाथ में दो मूर्ति होती थी। एक मूर्ति ईसा मसीह की होती थी और एक मूर्ति राम जी की होती थी। तो गांव वालों को इकट्ठा करते थे, एक बाल्टी पानी मंगाते थे, और उसके बाद कहते थे देखो तुम दोनों भगवानों में से कौन ताकतवर है। तो राम जी की मूर्ति पानी में डालते थे तो राम जी की मूर्ति डूब जाती थी, और जब ईसा मसीह की मूर्ति डालते थे तो वो तैरने लगती थी। तो कहते देखो तुम्हारा भगवान खुद को नहीं बचा पा रहा है, तुमको क्या बचाएगा। लोग भी बड़े परेशान कि हाँ यार बताओ, राम जी हर जगह बेइज्जती करा रहे हैं, बताओ पानी में डूब जा रहे हैं। तो लोगों ने जाके पंडित राजा राम मोहन रॉय जी से कहा, तो उन्होंने जाके बताया, राजा राम मोहन रॉय जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा राम मोहन राय जी ने कहा कि यार देखो ऐसा है, अगली बार जब फादर आए तो हमको बताना, जिस गांव में आए हमको बताना। ठीक है भाई। तो जब फादर आए किसी गांव में पहुंचे, तन्मय जय हिंद लिखा करो यार, हम भारतीय हैं, अपने अपने धर्म का नारा, अपने अपने भारत का एक ही नारा होना चाहिए, जय हिंद। और या तो राम के पथ पे चलो तब कहो जय श्री राम। 14 साल रहो, तपस्या करो, सेवा करो, त्याग करो। भारत का एक ही नारा होना चाहिए पब्लिक में, जहां भी आप सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व है वहां बस एक नारा होना चाहिए, जय हिंद। हाँ, तो फादर ने, राजा राम मोहन राय जी ने कहा कि भाई हमको बताना। तो जब फादर एक गांव में आए और फिर पानी में गए, तो किसी ने जाकर बताया कि साहब वहां वहां आए हैं। तो राजा राम मोहन जी आए, उन्होंने फादर से कहा देखो फादर, हम जल परीक्षा नहीं देते, हम अग्नि परीक्षा देते हैं। फादर ने कहा मतलब? बोले अब की बार जल में परीक्षा नहीं होगी, अब की अग्नि में होगी। बोले ऐसा क्या मतलब? बोले आज आग में दोनों की टेस्टिंग होगी। आग जलाई गई, राम जी की मूर्ति डाली गई और ईसा मसीह की मूर्ति डाली गई। ईसा मसीह जी की मूर्ति जल के राख हो गई क्योंकि वो शुद्ध लकड़ी की थी, और राम जी की मूर्ति जो थी ऊपर लकड़ी था, अंदर मेटल था, वो बच गए। पीछे देखे फादर गायब। तो इस मॉडर्नाइजेशन को का जो लिमिटेड स्कोप रहा, उसका भारतीयों ने भरपूर प्रयोग किया, भरपूर प्रयोग, फायदा उठाया। इससे एक वर्ग पैदा हुआ, एजुकेटेड मिडिल क्लास, और उस एजुकेटेड मिडिल क्लास फ्लैग बेयरर बनी किसकी? भारत में फ्रीडम स्ट्रगल की।
तो मॉडर्नाइजेशन किया गया, लेकिन कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन, औपनिवेशिक आधुनिकीकरण। इतना ऑक्सीजन दो कि जिंदा रहे, हेल्दी ना हो जाएगी हम ही को पटक के मारे। ये रहा सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। अगला ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, अगली हेडिंग ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, मानवतावादी कदम। सबसे बड़ा, एंडेड सती सिस्टम। 1795 फीमेल इन्फेंटिसाइड। 1802 फीमेल इन्फेंटिसाइड। 1856 बड़ा कानून बनाया, विडो रिमैरेज। अब यहां ये वो बहुत ज्यादा काम, बड़ा काम कर भी नहीं सकते थे। कहते हैं ना, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया, मीगर स्टेप्स। मीगर स्टेप्स, मीगर, बहुत कम कदम उठाए, और वो भी 18th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी के पहले हाफ तक। नाइनटीन सेंचुरी के पहले हाफ तक, उसके बाद तो उन्होंने कहा करना ही नहीं। ये भी जो ह्यूमैनिटेरियन स्टेप्स उन्होंने उठाए, वो इंडियन रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन रॉय, भारतीय सुधारक, इंडियन रिफॉर्मर्स का दबाव, प्लस मॉडर्नाइजेशन का प्रयास, आधुनिकीकरण का प्रयास, जिससे कि ब्रिटिश उत्पादों की भारत में बाजार पैदा की जाए। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स 1858 के बाद तो वो भी नहीं किया। 57 का रिवोल्ट हुआ, धर्म उसमें, क्योंकि समाज क्या है, धर्म का हिस्सा है भाई। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में सब कुछ धर्म से जुड़ा हुआ था, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, सब धर्म से जुड़ा हुआ था। तुम सामाजिक सुधार करोगे, अगले को लगा कि हमारे धर्म को छेड़ रहा है। अब मोदी गवर्नमेंट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया, सामाजिक सुधार है, लेकिन चूंकि धर्म की मान्यता से जुड़ा हुआ है, तो लोगों ने उस सामाजिक सुधार को सामाजिक सुधार के रूप में नहीं देखा, उसको धर्म के रूप में देखा। कि एक हिंदू सरकार, हालांकि हिंदू सरकार नहीं है, लेकिन माना है कि अगर हिंदू प्रधानमंत्री है, अगर यही सुधार किसी मुसलमान प्रधानमंत्री ने किया होता तो इतना हो हल्ला नहीं होता। हिंदू प्रधानमंत्री, पर किया तो अच्छा काम ना। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी।